जमीन, मकान, प्लॉट, दुकान, फ्लैट, किसी भी तरह की संपत्ति या प्रॉपर्टी के लिए साल 2024 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो कि देश के हर एक नागरिक को जरूर जान लेना चाहिए। इन प्रॉपर्टी से जुड़े नए नियमों में देखेंगे दोस्तों अपन पिता पुत्र के बीच संपत्ति जायदाद को लेकर और पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर एक नया नियम है, जो कि बाप बेटे के बीच बंटवारे से संबंधित नियम अपडेट जानेंगे अपन। और साथ ही एक और बड़ा अपडेट नया नियम आ रहा है कि सिर्फ शादी कर लेने मात्र से पत्नी को पति की प्रॉपर्टी में हक नहीं मिल जाता है। आखिर क्या कहता है यह नया कानून, ये भी देखेंगे। अगर आप कोई नया घर, नई जमीन, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो भी आपको खरीदने से पहले ये नियम जरूर जान लेने चाहिए, वरना वापस आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है। प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से जोड़ने पर भी एक नया नियम अपडेट आ रहा है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और म्यूटेशन यानी कि नामांतरण को लेकर भी एक नया नियम है। तो वैसे तो एक एक करके अपन 10 बड़े अपडेट और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे, लेकिन 4 तो ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे एक एक करके मैं आपको 10 ही बड़े अपडेट नए नियम बताता हूँ। दोस्तों हाल ही में एक घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के बागपत में, अभी 2 महीने पहले का ये मामला है। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए एक भाई अपनी सगी बहन को ही मार देता है और भाई ने इस साजिश में अपनी पत्नी के प्रेमी को भी शामिल किया। उस भाई की जो पत्नी थी यानी कि उस बहन की जो भाभी थी, उसका जो प्रेमी था, लवर था, उसको भी उस भाई ने शामिल किया इस कांड में। और उसने उसके प्रेमी से ये वादा किया कि मैं अपनी बीवी की शादी तुमसे करा दूंगा, ठीक है, मेरी बहन को मारने में मेरी मदद करो। अब ये घटना, ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती है दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़े इस तरह के कांड होते रहते हैं। प्रॉपर्टी में विवाद से जुड़े मामले भाई भाई के बीच में, भाई बहनों के बीच में, बाप बेटे के बीच में भी कोर्ट कचहरी में अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप इन नए नियमों से अपडेट रहते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलता है इस तरह के विवाद में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नया नियम देखिए आप, अब देश में प्रॉपर्टी पेपर्स को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। सरकार इस पर फैसला करेगी 2024 में। अगले 3 महीनों के अंदर अंदर सरकार को यह फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से जोड़ने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से कहा कि 3 महीने के अंदर इस बात पर फैसला ले। एक पिल लगाई गई हाईकोर्ट में जिसमें दावा किया गया कि प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, तो संपत्ति दस्तावेज को आधार से जोड़ने वाली मांग वाली याचिका पर अब देखते हैं 2-3 महीने बाद सरकार का क्या फैसला आता है। वो तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल पर। फिलहाल देखिए आप अगला बड़ा अपडेट और नया नियम कि क्या सिर्फ शादी कर लेने मात्र से पत्नी को पति की प्रॉपर्टी में हक मिल जाता है या नहीं। आखिर क्या कहता है कानून और क्या इसमें नए बदलाव आए हैं, देखिए जरा। किसी भी संपत्ति का उत्तराधिकारी तय होने में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति किस धर्म का है, उसके अनुसार अधिकार मिलता है वैसे तो। लेकिन इन कानूनों को देखा जाए तो दोस्तों सिर्फ शादी कर लेने मात्र से किसी महिला को अपने पति या ससुराल की संपत्ति में हक नहीं मिलता है, बल्कि ये अलग अलग तरह से कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसमें आपको ये नियम बहुत ही जरूरी है जानना। भारतीय कानून के मुताबिक पति के जीवित रहते उसकी खुद से अर्जित की गई संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है। हालांकि पति की मृत्यु के बाद ही उसकी पत्नी का पति द्वारा कमाई हुई संपत्ति में हक होगा, लेकिन मरने से पहले अगर पति ने कोई वसीयत लिख दी तो उसके आधार पर संपत्ति का अधिकार और बंटवारा तय होगा। यानी अगर वसीयत में पत्नी का नाम नहीं होगा तो उसे उस संपत्ति में भी अधिकार नहीं मिलेगा। जबकि नए नियमों के मुताबिक तलाक की स्थिति में या पति से अलग होने की स्थिति में महिला को अपने पति से भरण पोषण के लिए सिर्फ गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, पति की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होता है, समझ रहे हो। और अब बात करें ससुराल की संपत्ति में अधिकार की, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक एक महिला अपने ससुराल की पैतृक संपत्ति में भी तब तक कोई हक नहीं रख पाएगी जब तक कि उसका पति या उसके ससुर जीवित हैं। ठीक है, यहाँ भी पति की डेथ के बाद ही उसका प्रॉपर्टी में अधिकार होता है। तो ये पत्नी की शादी के बाद ससुराल से जुड़े संपत्ति के कुछ नियम हैं, जिनकी कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और ऐसा ही एक फैसला ससुर की संपत्ति में दामाद का भी कोई हक नहीं होता, केरल हाईकोर्ट की तरफ से भी सुनाया गया एक अपील को खारिज करते हुए। ठीक है, चलिए अगला बड़ा अपडेट और नया नियम है। उत्तर प्रदेश में बूढ़े माँ बाप को सताने वाली संतानें अब संपत्ति से बेदखल होगी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में इस तरह का नया कानून संशोधन लेकर आ रही है। माता पिता का ख्याल न रखने वाले बेटा बेटी को प्रॉपर्टी से सीधा बेदखल किया जाएगा। ये नया कानून साल 2024 में लागू होगा और योगी आदित्यनाथ द्वारा लागू किए जा रहे इस कानून से अब संतान शैतान नहीं बनेगी, मतलब बेटा बेटी कहना करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे। ये वाकई में शानदार नियम है। मैं तो कहता हूँ इस तरह का नियम देश के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, यूपी में एक और फैसला लिया योगी सरकार ने। 5 लाख तक में खरीदी गई संपत्ति का नामांतरण मात्र 1000 रुपए में हो जाएगा। नाम में फेरबदल की बड़ी सुविधा भी दी है। आवास एवं विकास परिषद की तरफ से भूखंड और मकान का नामांतरण करने के लिए ये नई सुविधा शुरू की गई है। ओके, और अगला बड़ा अपडेट देखिए आप। दिवंगत पिता की संपत्ति पर बेटे, कुंवारी और विधवा बेटी का तो हक होगा, लेकिन तलाकशुदा बेटी कोई हकदार नहीं होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। देखिए आप, केस क्या था। दिवंगत पिता का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जिस पिता की मौत हो गई है तो पिता के मरने के बाद उसकी जो संपत्ति होगी, पीछे उस संपत्ति में बेटे, कुंवारी और विधवा बेटी का तो हक होगा, लेकिन तलाकशुदा बेटी उसकी कोई हकदार नहीं होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा बेटी भरण पोषण या देखभाल के लिए पति पर आश्रित होती है। वह पूरे हक के साथ गुजारा भत्ता मांगने के लिए कानून का सहारा ले सकती है, लेकिन पिता की प्रॉपर्टी में तलाकशुदा बेटी का कोई हक नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है। प्रॉपर्टी में बेटा बेटी से जुड़ा एक और बड़ा कानून देखिए आप कि बेटे के नाम दर्ज प्रॉपर्टी पर भी बेटी दावा कर सकती है, मतलब बेटी का दावा होता है, क्योंकि माता पिता की संपत्ति में बेटी तो जन्मजात ही अधिकारी होती है। हालांकि कुछ अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो संपत्ति पर अधिकार के कानून है वो अलग अलग है, मैं आपको बता देता हूँ साथ
आपके साथ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन महिला में उत्तराधिकार कानून क्या कहता है आगे। तो ये देखिए जरा, संपत्ति पर अधिकार के कानून हमारे भारतीय संविधान के मुताबिक कहते हैं कि बेटा बेटी का बराबर हक होता है, ठीक है। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इनके अनुसार अलग अलग धर्मों की महिलाओं और लड़कियों के लिए कुछ कानून अलग अलग भी हैं। पहले बात करें हिंदू महिलाओं का संपत्ति में अधिकार क्या होता है। तो माता पिता की संपत्ति में बेटी का जन्मजाति अधिकार होता है, चाहे वह शादीशुदा है या अविवाहित है, कुंवारी है या शादी हुई है। फिर भी पैतृक संपत्ति और पेरेंट्स की, माता पिता की आय से खरीदी गई प्रॉपर्टी में दोनों में बेटी का हक हिस्सा बराबर होता है, बेटे के बराबर। अगर पेरेंट्स वसीयत किए बिना गुजर जाए तब भी बेटी को बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर वसीयत में पूरी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी जाए तब भी बेटी इसका विरोध कर सकती है। हालांकि पत्नी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी के लिए पति या बेटे कोई मालिकाना फैसला नहीं ले सकते हैं पत्नी के नाम पर, लेकिन पति के नाम पर है तो उसके बेटा बेटी जो होंगे, जब पिता हो गया वो, तो उन पर दोनों का बराबर हक होगा। ये कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंदू महिलाओं लड़कियों के लिए तो ये हो गए कानून। फिर बात आती है मुस्लिम महिलाओं का संपत्ति पर क्या अधिकार होगा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वसीयत के जरिए सिर्फ 1/3 संपत्ति किसी को दी जा सकती है, पूरी नहीं दी जा सकती, और बाकी 2/3 प्रॉपर्टी जो रहेगी वो उत्तराधिकार कानून के तहत बेटी समेत कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलेगी। मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो है ही यही कि संपत्ति का 1/3 हिस्सा ही किसी को वसीयत दान वगैरह में दिया जा सकता, बाकी कर ही नहीं सकते ये। बाकी माता पिता की संपत्ति में बेटियों का हिस्सा उनके भाइयों से आधा होता है। पति की संपत्ति में पत्नी की हिस्सेदारी भी मानी जाती है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून के मुताबिक, ठीक है। ऐसे ही क्रिश्चियन महिलाओं की संपत्ति में अधिकार भी आप देख सकते हैं। क्रिश्चियन धर्म में बेटियों को माता पिता की संपत्ति में बेटों के समान ही अधिकार मिलते हैं, हिंदुओं की तरह। और अगर बच्चे हैं तो मृत पति की संपत्ति में महिला को 1/3 हिस्सा मिलेगा। बच्चे नहीं है लेकिन दूसरे उत्तराधिकारी हैं तब महिला को आधी प्रॉपर्टी मिलेगी। ये अलग अलग रिलीजियंस के हिसाब से धर्म कानून कहते हैं, ठीक है। चलिए संपत्ति से जुड़े कुछ और बड़े फैसले देखिए आप फटाफट से। देश के गृह मंत्रालय ने हमारे देश के सभी IPS अधिकारियों के लिए एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा कि 31 जनवरी 2024 तक अचल संपत्ति के रिटर्न 2023 जमा कराए जाए। मतलब सभी देश के IAS अधिकारी जो है उनके पास कितनी कितनी अचल संपत्ति है। अचल का मतलब आप समझ गए हो ना, जैसे जमीन हो गया, मकान हो गया, फ्लैट, प्रॉपर्टी, दुकान, ये अचल संपत्ति जो चलकर दूसरी जगह पर नहीं जा सकती है। तो इस तरह की सभी संपत्ति की डिटेल अब सरकार को देनी पड़ेगी सभी IAS अधिकारियों को। रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी वगैरह इस तरह के मामलों का खुलासा हो सके, इसलिए सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया गया, ठीक है। और कुछ ऐसा ही फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के शिक्षकों के लिए भी लागू किया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को भी 1 जनवरी 2024 तक चल अचल संपत्ति का खुलासा करना पड़ेगा सरकार को। ओके, और देखिए आप, कानून पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने भी सरकार से ये आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए भी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य किया जाए। उनके पास कितनी कितनी संपत्ति होती है ये भी मतलब सरकार को पब्लिक करे ऐसा। बहरहाल अगला बड़ा फैसला है, लोन लेने वालों को RBI ने बड़ी राहत दी है। संपत्ति की प्रॉपर्टी से जुड़ा ये एक नया कानून है। अब समय पर बैंकों ने अगर प्रॉपर्टी के दस्तावेज नहीं लौटाए तो जुर्माना देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने आपकी जमीन, खेती की जमीन या मकान पर, प्लॉट पर बैंक से लोन लिया, तो आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बैंक में आपको देने पड़ते हैं, राइट, लोन के एवज में। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए आपने बैंक से लिया हुआ पूरा लोन वापस चुका दिया, ठीक है। उसके बाद भी बैंक वाले क्या करते हैं, 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने, कई बार काफी लंबे समय तक ग्राहकों को घुमाते रहते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर वापस नहीं लौटाते हैं। तो बैंकों की इन्हीं लापरवाहियों को देखते हुए RBI ने सख्त निर्देश जारी कर दिया और 2024 से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। बैंक अब अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपके प्रॉपर्टी के पेपर नहीं लौटाता है लोन चुकाने के बाद, तो उन पर जुर्माना लगेगा। हर रोज 5,000 रुपए ग्राहकों को देने पड़ेंगे बैंक की तरफ से, ठीक है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए, बिहार सरकार का नया फैसला, अब ऑनलाइन होगा संपत्ति का म्यूटेशन और नामांतरण। इसके लिए बिहार सरकार ने एक नया पोर्टल भी जारी कर दिया। ये देख सकते हैं आप, प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ 2-3 पोर्टल जारी किए हाल ही में बिहार की नीतीश सरकार ने, जिसमें प्रॉपर्टी का ऑनलाइन डिटेल्स वगैरह भी देख पाएंगे आप। ऑनलाइन म्यूटेशन नामांतरण के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। बिहार में जमीन को मापना है तो भी अब आपको कर्मचारियों के पास आवेदन लेकर घूमने की जरूरत नहीं। इसके लिए भी बिहार सरकार ने पोर्टल शुरू कर दिया। पटवारी वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आप अपनी जमीन मप्ती करने के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टी के म्यूटेशन को लेकर राजस्थान राज्य में भी हाल ही में एक ऐसा नियम लागू किया गया। राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया, अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी में ऑनलाइन दर्ज होगा ऑटो म्यूटेशन। मतलब जैसे ही आपने कोई प्रॉपर्टी, प्लॉट, जमीन, मकान खरीदा तो रजिस्ट्री होगी, उसके बाद म्यूटेशन के लिए, नामांतरण के लिए आपको अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली म्यूटेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा, ठीक है। प्रदेश भर में राजस्थान में ये नया नियम लागू हो चुका है, ठीक है। और प्रॉपर्टी से जुड़ा एक सेबी का अपडेट भी देखिए आप, प्रॉपर्टी में निवेश करना और आसान होगा। सेबी ने नए नियमों को मंजूरी दी है। शेयर बाजार में भी मार्च 2024 से सेम डे ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिसके जरिए आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे, स्टॉक मार्केट के जरिए भी। कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं इससे संबंधित। और देखिए प्रॉपर्टी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी सामने आ रही दोस्तों, देश में लोगों की इनकम में असमानता बढ़ी है, गरीबी लोगों में घटी। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया कि 10% अमीर लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। अब जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए, देश की आधी प्रॉपर्टी सिर्फ 10% लोगों के पास है। गरीबी और अमीरी का फासला कितना गंभीर है। चलिए प्रॉपर्टी से जुड़ा अगला अपडेट देखिए आप, दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है। अब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना और आसान होगा, आपको कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली में एक नया नियम लागू हो चुका है। एनीवेयर रजिस्ट्रेशन करके ये नया सिस्टम लागू किया गया है। एनीवेयर रजिस्ट्रेशन मतलब आप समझ गए हो, दिल्ली में कहीं भी आप अपनी प्रॉपर्टी का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री हो पाएगी। एनीवेयर ये नया सिस्टम दिल्ली सरकार की तरफ से लागू कर दिया। और दिल्ली में अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, उससे पहले आपको पता करना कि इस प्रॉपर्टी पर कोई
विवाद तो नहीं है। कई बार होता है ना प्रॉपर्टी पर कोई लड़ाई झगड़ा विवाद होता है, तो ये पता करने के लिए भी आप ऑनलाइन डिटेल चेक कर पाएंगे। एक क्लिक पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि किसी प्रॉपर्टी पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा। dispute.delhigovernment.nic.in ये पोर्टल शुरू कर दिया राजस्व विभाग की तरफ से, जिसमें जिन भी प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट चल रहा, विवाद चल रहा, उन सब की लिस्ट आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप इस पोर्टल पर भी चेक कर लें। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली में बिल्डिंग नॉर्म्स का उल्लंघन करने वाली प्रॉपर्टी का अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। दिल्ली रेरा की तरफ से सब रजिस्ट्रार को ये निर्देश दिए गए। तो ये तो कुछ छोटे मोटे अपडेट मैंने आपको फटाफट से बता दिए। अगला अपडेट देखिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण नया नियम है। बैंक में गिरवी प्रॉपर्टी नहीं बचा पाए, आ गई नीलामी की नौबत, तब भी आपको कुछ ऐसे अधिकार है जो आपको मिलते हैं। इन अधिकारों और नियमों के बारे में आपको जान लेना चाहिए। मतलब नीलामी की नौबत का मतलब तो आप समझ गए होंगे। बैंक से आपने लोन लिया किसी प्रॉपर्टी के एवज में, आपने लोन की किस्त समय पर नहीं चुकाई, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करेंगे। जाहिर सी बात है, राइट। हालांकि इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार 2 महीने तक लोन की EMI नहीं देता है, तो बैंक उसे पहले तो रिमाइंडर भेजता है। रिमाइंडर भेजने के बाद भी जब तीसरी किस्त जमा नहीं की जाती है, तो फिर लोन लेने वाले को बैंक की तरफ से लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस भेजा जाता है। कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी जब EMI का भुगतान नहीं किया जाता है, तो फिर बैंक आपकी संपत्ति को NPA घोषित कर देता है और लोन लेने वाले व्यक्ति को भी डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद आखिरी विकल्प होता है नीलामी, यानी कि NPA घोषित होती है, आपकी प्रॉपर्टी को बैंक की तरफ से नीलाम किया जाता है, जिसमें कई बार आए दिन बैंकों की तरफ से आपको पता होगा ई-ऑक्शन, ई-नीलामी वगैरह भी निकाली जाती है। सस्ते में प्रॉपर्टी मिल जाती है आपको इसमें कई बार। तो ऐसे में नीलामी की नौबत आने के बाद भी आप पर कुछ राइट्स, आपके कुछ अधिकार होते हैं। जैसे देख सकते हैं इसमें रिजर्व प्राइस, तारीख और नीलामी के समय का भी जिक्र करने की जरूरत होगी। बैंक जो आपको नोटिस देगा, फाइनल नोटिस, अंतिम नोटिस, उसमें कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट नोटिस आपको बताऊं, जानना जरूरी है, ये भी नया नियम आपके लिए। नया घर, जमीन या किसी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले ये बात आपको जरूर जान लेनी चाहिए, वरना आपकी प्रॉपर्टी सरकार जब्त भी कर सकती है। और वो बात ये दोस्तों कि आपको अपना प्रॉपर्टी का टैक्स देना होता है। किसी भी तरह की अचल संपत्ति होती है ना, उसका भी टैक्स देना पड़ता है। घर, जमीन, फ्लैट या प्रॉपर्टी के मालिक को टैक्स भरना पड़ता है। अब मान लीजिए आप जिस व्यक्ति से जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, उस मालिक ने टैक्स नहीं भरा है, तो ऐसे में मालिक से पेनल्टी और टैक्स दोनों वसूला जाएगा, जो खरीदने वाले को देना पड़ेगा। अब जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, जो वो कहते हैं ना लीज मुक्ति, 99 साल तक के लिए जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा होता है, उसके बाद लीज मुक्ति हो जाती है, फिर आपको 99 ईयर तक उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो ये नियम भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए। जिस टैक्स के बारे में अभी बात कर रहे थे अपन, वो टैक्स कई बार लोगों का सालों तक का जमा हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है, पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है ना, तो उस पर देखिए हरियाणा सरकार अभी प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान पर भारी छूट दे रही है। ब्याज माफी वगैरह की योजना भी निकाली थी हाल ही में सरकार ने, जिसका फायदा भी आप नए साल 1 जनवरी 2024 तक ले सकते हैं। वरना सरकार ने फाइनल अलर्ट भी जारी कर दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले सावधान हो जाएं। गुरुग्राम में भी 500 से ज्यादा लोगों की संपत्तियां सील होगी, बड़े एक्शन की तैयारी में है। हरियाणा सरकार ने भी एक नया सिस्टम शुरू कर दिया, म्यूटेशन कराने का झंझट ही खत्म हुआ। रजिस्ट्री होते ही ऑटो म्यूटेशन ऑनलाइन दाखिल हो जाएगा और अंतकाल वगैरह भी ऑनलाइन ले सकेंगे। ये भी नया सिस्टम हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बाद लागू हो चुका है। ठीक है, वैसे हरियाणा पूरे देश में प्रॉपर्टी ID लागू करने वाला भी पहला राज्य बन चुका है। हर प्रॉपर्टी के एक ID नंबर, आइडेंटिटी नंबर जारी किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और अभी से हरियाणा सरकार ने एक छूट भी दी है। अब मात्र 1000 रुपए देकर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ID पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं तत्काल रूप से। पहले 2500 रुपए फीस थी, उसको तो घटाकर 1000 कर दिया। वैसे आपको बता दूं जानकारी के लिए, हरियाणा में प्रॉपर्टी ID सर्वे करने वाली यासी कंपनी को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसकी गारंटी राशि को भी जब्त कर लिया। इस कंपनी ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया और इसलिए ये सख्त कार्रवाई की गई। ये देख सकते हैं, इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया हरियाणा सरकार ने। ठीक है, और घर बैठे ही अब आप खुद अपनी प्रॉपर्टी ID का सत्यापन भी दर्ज करा पाएंगे। टैक्स पर भी 15% छूट वगैरह मिल रही। इसके लिए हरियाणा सरकार ने NDC पोर्टल भी जारी कर दिया। अब खुद से आप अपनी संपत्ति के डेटा को सत्यापित कर पाएंगे। ओके, और देखिए राजधानी दिल्ली में भी 31 दिसंबर तक संपत्ति का यूपी कार्ड बनवा लें, नहीं तो नगर निगम कड़ी कार्रवाई करेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये ऑनलाइन mcd-online.nic.in पोर्टल भी शुरू कर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया। चलिए, प्रॉपर्टी से जुड़ा एक और अपडेट है। फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी है, अब पूरे होंगे प्रोजेक्ट। दिवालिया प्रक्रिया में जाने पर भी ब्रेक लगेगा, यानी कि रोक लगेगी। ग्रेटर नोएडा में हजारों फ्लैट खरीदारों को घर मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। बोर्ड प्राधिकरण की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। अब ग्रेटर नोएडा में जिन भी घरों की फ्लैट वगैरह की पेंडिंग रजिस्ट्री पड़ी थी, वो पूरी हो पाएगी। अटके प्रोजेक्ट भी पूरे होंगे। नोएडा में बिल्डरों के 118 प्रोजेक्ट में 34,000 फ्लैट की रजिस्ट्री भी हो पाएगी। हाल ही में यूपी की योगी सरकार के अंतर्गत नोएडा प्राधिकरण की बैठक हुई, उसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए, है ना। तो ओके दोस्तों, उम्मीद है जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, संपत्ति से जुड़े कुछ बड़े फैसले, नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए।